हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोग डाइवर्जेंस को डिस्कस कर रहे थे और डाइवर्जेंस का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। उसी के एक दूसरा फॉर्म हम लोग कैलकुलेट करेंगे डाइवर्जेंस का ही। तो वो एक क्या दूसरा नया फॉर्म क्या कैलकुलेट करने वाले और लास्ट वाला फॉर्म क्या आया था अपने पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लास्ट का जो फॉर्म आया था डाइवर्जेंस का, वो आया था डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से आया था 1/H1 H2 H3 डेल बाई डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल बाई डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल बाई डेल U3 A3 H1 H2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किया था डाइवर्जेंस का। अभी हम लोग डाइवर्जेंस का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं और वो फाइनली जाके इस तरीके से आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो है वो इस तरीके से आएगा। हमारे को ये फॉर्मूला कैलकुलेटर करके लाना, मतलब ये जो रिलेशन है ना वो बनाना है। ये रिलेशन क्या है, मतलब बेसिकली डाइवर्जेंस और डेल के बीच का रिलेशन है ये। तो डेल और डाइवर्जेंस के बीच में किस तरीके का सेटअप है, किस तरीके का रिलेशन है, वो कैलकुलेट करना है। ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेट करके लाना है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से। ये तो प्रूव करना है अपने को, है ना। तो अभी देखिए क्या है, यहां तक हो चुका था। टॉपिक क्या है अभी अपना टॉपिक है डेल वेक्टर एवं डाइवर्जेंस के मध्य रिलेशन, डाइवर्जेंस के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन डेल वेक्टर एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, क्लियर है। चलो हम लोग एक काम करते हैं। ये यहां तक अपने को पता था, ये वाली चीज पहले से पता थी। तो ये जो टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है, टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। तो मैं एक काम करता हूं, ये टॉपिक यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो अपने को एक चीज पता है, क्या पता है, ये चीज पता है कि सिंस वी नो दैट, ये चीज पता है। क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर कुछ 1 लिख देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, हम लोग ग्रेडियंट के बारे में कुछ पढ़े थे। देखो हम लोगों को मैंने जो बोला ना, वो फॉर्मूला लेके आना है डेल के टर्म में। तो उसके लिए कुछ जुगाड़ बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स बनाते हैं, फिर उन टर्म्स का एक जगह पे यूज करेंगे। तो मैं पहले कुछ टर्म्स बना रहा हूँ, देखना क्या है, उनको समझना, फिर क्यों बनाए वो तो लास्ट में जाके समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज करने के लिए बनाए। लेकिन पहले वो टर्म क्या बनाते हैं वो सीखते हैं। आइए, तो देखिए हम लोग पहले डाइवर्जेंस के बारे में बात करें, सॉरी ग्रेडियंट के बारे में बात करता हूं मैं। अदिश राशि का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को हम लोग प्रवणता भी बोलते हैं। अदिश राशि का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो इस तरीके से करेंगे। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को शॉर्ट में लिखते हैं ग्रेड, और स्केलर क्वांटिटी को जनरली फाई से लिखते हैं हम लोग, अदिश राशि को फाई से लिखते हैं। तो ये, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा आता है 1/, ये आता है E1 कैप अपॉन H1 डेल बाई डेल U1 फाई, E2 कैप बाई H2 डेल बाई डेल U2 फाई, E3 कैप अपॉन H3 डेल बाई डेल U3 फाई। ये है जिसका भी हम लोगों को ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है वो फाई, जैसे फाई का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि फाई है, तो फाई 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 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये है। अभी समझना बात को, अभी मैं वो छोटे छोटे जुगाड़ बना रहा हूँ, क्या है अब समझना। ये छाप लेना पॉज करके, ठीक है। आगे चलिए, अब देखो U1 U2 एवं U3,
अदिश राशियां हैं एवं परस्पर स्वतंत्र है। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। U1, U2 एंड U3 आर इंडिपेंडेंट स्केलर क्वांटिटीज। इसका मतलब है कि U1, U2 और U3 एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। U1 U2 पे डिपेंड नहीं करेगा, U2 U3 पे डिपेंड नहीं करेगा, U3 U1 पे डिपेंड नहीं करेगा, U3 U2 पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि U1 का अगर U1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन U1 का अगर U2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ तो U2 पे तो डिपेंड ही नहीं करता U1, तो U1 तो U2 के हिसाब से तो कांस्टेंट हो गया, तो U2 पे डिपेंड नहीं करता तो डिफरेंशिएशन 0 आ गया। इसी तरीके से मान लो U1 का U3 के रिस्पेक्ट में करूँ डिफरेंशिएशन तो भी 0 आ जाएगा। मतलब किसी एक का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0 आएगा, खुद के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से U2 का U2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन U2 का U1 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, U2 का U3 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, सबके लिए वैसा आएगा। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है परस्पर स्वतंत्र है, एक तरीके से ये डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे, ठीक है। इसका सेंस ये है, ये बात समझ आई। चलो अब U1, U2 और U3 कैसे स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशियां हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां जो होती है उनका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे फाई है, फाई अदिश राशि, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया तो U1, U2, U3 का भी ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए करिए, U1 का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। U1 का ग्रेडियंट को प्रवणता भी बोलते हैं, बट हिंदी में भी ग्रेडियंट भी लिख देते हैं इसको, तो आप जनरली ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ U1। तो देखिए U1 का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ग्रेड ऑफ U1। तो जहां पे फाई लिखा करते थे हम लोग ग्रेडियंट में, वहां पे U1 कर देंगे, क्योंकि अभी U1 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जहां पे भी फाई लिखा हुआ वहां पे U1 कर दो। देखिए ये आ गया E1 कैप अपॉन H1 डेल बाई डेल U1। यहाँ पे फाई था तो फाई की जगह U1, क्योंकि इस बार U1 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट, प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल बाई डेल U2, फाई की जगह U1, प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल U3 अपॉन डेल, सॉरी U3 नहीं U1, दिस इज U1 अपॉन डेल U3। ये आ गया। अब कुछ चीज़ें तो हमने पता की है अभी कि U1 का U2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। U1 का U1 के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो केवल ये टर्म बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा, बस ये इतना सा बचेगा इधर। तो ग्रेड U1 जो बचा वो आया E1 कैप अपॉन H1। ठीक है, क्लियर है? अरे ठीक है, तो ये आया भैया। या और ग्रेडियंट को भी हम लोग जैसे किसी का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग डेल फाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। हम लोगों को पता, हमने लास्ट में जाके किया था, ऐसा फॉर्मूला भी डिराइव किया था हमने। तो ग्रेडियंट U1 का मतलब हो गया कि डेल U1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल U1, ये हो गया E1 कैप अपॉन H1। तो E1 कैप जो आएगा वो आएगा H1 डेल वेक्टर U1। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्या ही प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर? ये बिल्कुल हमने कैलकुलेट कर लिया है एक बेसिक वे में। E1 कैलकुलेट किया, जैसे U1 का ग्रेडियंट कैलकुलेट करके E1 कैलकुलेट कर लिए, इसी तरीके से U2 का करूंगा तो E2 आ जाएगा, U3 का करूंगा तो E3 आ जाएगा, सिमिलरली आ जाएगा ना। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, इनको छाप लेना पोज करके। आप साइड में ऐसा लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ क्या कि सिंस वी नो दैट, अपने को मालूम है कि ये होता है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो E1 कैप ये आ गया, E2 कैप E3 कैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, E2 कैप जो आएगा वो आएगा H2, जैसे 1 1 1 था तो ये पे 2 2 2 आ जाएगा, और E3 कैप जो आएगा वो आएगा H3 डेल U3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया अपने को। आगे चलिए, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलता हूं मैं। देखिए हम लोगों को एक पता है एक चीज, क्या, जैसे हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया था कि जैसे क्या होता है आई केप, जे केप और के केप। अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के मिलता है, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जे मिलता है। इस तरीके से किया था ना 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो ये मिलता, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो ये मिलता, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो ये मिलता। ये बचपन में पढ़ा है ना। तो मतलब अगर E1 कैप चाहिए तो वो क्या आएगा, E2 कैप और E3 कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आएगा। ये तो बेसिक रूल है वेक्टर्स में, यूनिट वेक्टर्स है ना, ये एकांक सदिश है। एकांक सदिशों के लिए ऐसा रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, लंबकोणिक निर्देश तंत्रों के लिए, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए। तो E2 कैप E3 कैप का, तो E2 कैप E3 कैप का वैल्यू रखिए। तो E1 कैप जो आएगा E2 कैप E3 कैप, E2 कैप ये है H2 डेल U2 क्रॉस H3 का, ये H3 E3 का डेल U3। तो ये आ गया अपने पास में H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3। ये मिल गया अपने को E1 कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम तरीके से हम लोग E1 कैप को ऐसे लेके आए हैं ना, उसी तरीके से E2 कैप को भी ऐसे लेके आ सकते, E3 कैप को भी ऐसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना इसी प्रकार। सिमिलरली E2 कैप करें हम लोग, E2 कैप, तो E2 कैप आएगा, देख 1 है तो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 है तो 1 और 3 आएगा। मतलब ये यहाँ पर जो है वो नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है ना, यहाँ पे मतलब 2 और 3 वाला है, तो 2 आया तो यहाँ पे 1 और 3 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा डेल U3 क्रॉस डेल U1, क्योंकि 3 क्रॉस 1 का करेंगे ना तब 2 मिलता है, ठीक है, ये मिल गया। और इसी तरीके से E3 कैप जो आएगा वो मिलता है H1 H2, और ये मिलेगा डेल U1 क्रॉस डेल U2। ये दो चीज़ें और मिल गए अपने को। अभी तो हम टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं कि इनका अभी यूज करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनको हम लोग जुगाड़ रहे हैं कि इनका क्या कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इतना हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। किसी ने कॉपी नहीं किया है तो पॉज करके भैया कॉपी कर लेना, ये लो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लिख दी मैंने। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हो गया, चलो जो भी है। अब सुनिए, अब मुझे कैलकुलेट करना, मैंने बताया कि जैसे वो वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाना है मुझे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो है उसको डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसे कैलकुलेट करके लाना है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो, सिंस ए वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर है कि A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, ऐसा होता है। क्योंकि सिंपल देखे तो हम लोग ऐसे होता था, ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझो तो AX IK प्लस A2 JK प्लस AX AY AZ KK ऐसा होता था। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जो इधर जो एक्सिस होते थे XYZ थे, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 समझ रहे हैं उनको, है ना। तो 1 2 3 से बात कर रहे हैं, और 1 2 3 से बात करें तो A1 A2 A3 है ये, और यूनिट वेक्टर जो है एकांक E1 E2 E3 है। ये सिंपल सा ऐसा है, ये ए वेक्टर है।
अगर हम लोग इसका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की बात करें तो देखिए, डाइवर्जेंस का भी मुझे पता नहीं है, मैं इस पर डेल ऑपरेट करा रहा हूं। डेल संकारक लगाने पर अप्लाइंग डेल वेक्टर, डेल वेक्टर अगर अप्लाई करूं तो डेल वेक्टर से देखो यार, डेल वेक्टर ए वेक्टर, इधर डेल वेक्टर अप्लाई करूं तो डेल वेक्टर डॉट A1 E1 कैप, A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। डेल वेक्टर इसके साथ भी लगा दूं, डेल वेक्टर तीनों के साथ अप्लाई कर देता हूं। डेल वेक्टर A1 E1 कैप प्लस डेल वेक्टर A2 E2 कैप प्लस डेल वेक्टर A3 E3 कैप। या क्लियर है? ये मिला अपने को कुछ। अगर मैं इन तीनों के वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे रख दूं तो मुझे डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा। एक काम करता हूं मैं, कुछ इक्वेशन नंबर कुछ आया था, इक्वेशन नंबर हमने इक्वेशन नंबर 1 तक ही लिखा है अभी, है ना, इसके आगे कुछ लिखा नहीं ना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये इससे पहले के जो इक्वेशंस है ना, आई थिंक ये जो थे इनको बोल दो आप। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग। करें तो देखिए, डेल वेक्टर डॉट A1 E1 कैप, ये जो है इसके अंदर E1 कैप का वैल्यू पुट करूं मैं तो देखिए, डेल वेक्टर A1 और E1 कैप का वैल्यू समीकरण 4 में था, समीकरण 4 में नहीं, समीकरण 2 में था। ये रहा इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाला वैल्यू वहां पे पुट कर दो। E1 कैप का जो वैल्यू आ रहा है वहां पे आ रहा है H2 H3 और डेल U2 क्रॉस डेल U3। ये मिल रहा है। ठीक है, ये जो है ये तो एक तरीके से अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर देता है। तो एक तरीके से समझो कि ये तो पूरा वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको कैसे सोल्व करूं? तो देखो, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दो। इसको कैसे सोल्व करें कि डेल वेक्टर कैलकुलेट करना, डेल वेक्टर अप्लाई कर रखा और एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको सोल्व कैसे करें? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंस डेल वेक्टर अगर आ जाए और एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए ऐसा, तो इनको सोल्व ऐसे करते हैं कि एक बार आप फाई को ले लो बाहर, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और प्लस एक बार बी वेक्टर को बाहर ले लो, डेल का फाई के साथ में कैलकुलेट कर लो। तो एक बार बी वेक्टर को बाहर ले लो और डेल का फाई के साथ में, ऐसे। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो समीकरण 6 के लिए उपरोक्त सूत्र लगाने पर, applying the above formula for इक्वेशन 6 के लिए अप्लाई करें तो देखिए इसमें आएगा, इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड तो ऐसा डेल A1 E1 कैप, इसका वैल्यू क्या आएगा फाइनली? इसमें देखिए स्केलर क्वांटिटी तो है, ये स्केलर क्वांटिटी तो है ये फाई, और ये है पूरा बी, समझ लो आप इसको, ठीक है।
ये पूरा b है, ये है फाई स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज इसके ऊपर अप्लाई करूं तो देखो क्या आएगा, फाई तो लिख लो पहले a1 h2 h3, फिर डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डेल बी वेक्टर ये है, डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3। ठीक है, पहला टर्म मिला अपने को, दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म बी वेक्टर ये पूरा, तो डेल u2 क्रॉस डेल u3, ये बी वेक्टर आ गया, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर डॉट फाई, तो डेल वेक्टर डॉट फाई, तो डेल वेक्टर डॉट फाई ये आएगा, डेल वेक्टर फाई में है a1 h2 h3, ये मिल गया अपने को कंप्लीट जो मिलना था। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर, इसको हमने ओपन किया, ये तो और भी बड़ा हो गया। अब देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये टर्म नोट करना आप, ये वाला टर्म, इस टर्म में क्या है, इस टर्म में है क्या है, ये जो डेल वेक्टर डॉट डेल u2 क्रॉस डेल u3 ऐसा है ना, ये दो वेक्टर्स का क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डेल ऑपरेट करा रहे हैं। तो इसको ओपन करने का एक तरीका होता है, कैसे, देखो इसको ओपन करने का भी एक फॉर्मूला होता है ऐसा, कि अगर ऐसा आ जाए, कैसा कि डेल वेक्टर अप्लाई करना है और अंदर भी ऐसा डेल वेक्टर, मान लो ऐसा डेल वेक्टर सी वेक्टर के ऊपर, या आप ऐसे समझ लो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ऐसा है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डेल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जब ओपन होता है तो ये ऐसे ओपन होता है, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये ऐसे अप्लाई होता है। देख लो किस तरीके से। तो ये चीज इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करूं तो देखिए डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3। अगर ये फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूं तो यहां पर c की जगह तो ये है, ये तो पूरा c है एक तरीके से, और ये क्या है, पूरा d है। तो c और d इस तरीके से तो अप्लाई करो इसके ऊपर, तो d है ये डेल वेक्टर u3 डॉट डेल वेक्टर क्रॉस c जो है, c क्या है, ये है डेल वेक्टर डॉट u, डेल वेक्टर u2। ठीक है, और ये इसका मिला पहला टर्म माइनस सी वेक्टर डेल वेक्टर u3, डेल वेक्टर u3 डॉट डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डेल वेक्टर u3, डेल वेक्टर u3। आई बात समझ में? ये चीज है। अब देखो क्या है, अब ये जो भी मिला है इसको हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, ये बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसके आगे का जो है पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप करा देता हूं ताकि आपको जो पढ़ा है वो हम लोगों को दिमाग में क्लियर रहे कि क्या किया हमने। हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का इसमें है कि हमने डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जो था वो एक ये वाला कैलकुलेट कर रखा था, ये अभी हम लोगों को एक दूसरा फॉर्मेट कैलकुलेट करके लाना है डेल वेक्टर के टर्म्स में। तो उसके लिए हम लोग कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा, फिर u1 u2 और u3 इन तीनों के लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट किया। तो u1 u2 और u3 के ग्रेडियंट कैलकुलेट किया तो पहले तो इस तरीके से मिला ये e1 जैसे मिला उसी तरीके से e2 और e3 भी लिख सकते हैं हम लोग।
फिर हम लोग क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसा इस तरीके का फॉर्मूला होता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के बराबर होता है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने E1 का इस तरीके का फॉर्म कैलकुलेट कर लिया इनके टर्म्स में। इसी तरीके से E2 और E3 का भी कर लिया। अब हम लोग एक जुगाड़ कर रहे हैं कि डेल वेक्टर अगर ए वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दे तो वो किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक टर्म ये कैलकुलेट कर लूँ, तो इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए E1 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है और उसी को आगे सोल्व कर रहे हैं हम लोग, इसी को आगे सोल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक टर्म मिल गया तो फिर दूसरे तो सिमिलरली हो जाएंगे इसी प्रकार से। तो एक ये हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। इसके आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।